नमस्ते। वेलकम आप सबका। ये चैप्टर 4 है इस बुक का, अ न्यू अर्थ बाय एखार्ट टोले। इसका चैप्टर 4 का ये लाइव सेशन है जिसमें बुक के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से। वेलकम आप सबका। ये चैप्टर 4। सॉरी फॉर द एको। ओके, राइट। सो दिस इज चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। चैप्टर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने इसमें सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। 1 2 3 चैप्टर्स में हम लोग ने बेसिक कोर ऑफ ईगो, करंट स्टेट, इस ह्यूमैनिटी का ये स्टेट, ये सब हमने समझा था। अब ये बुक और इंटरेस्टिंग होते जा रही है। प्रैक्टिकल लेवल पे हम समझेंगे कि ईगो किस तरह से अलग अलग रोल्स का रूप लेती है अपना पर्पस सर्व करने के लिए। देखो, ये पूरी बुक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है, ये पूरी बुक इज अबाउट ईगो। ईगो को रिकॉग्नाइज करना। आप ईगो से फाइट नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज कर लो और वो वहां डिसॉल्व होना स्टार्ट कर लेगी। मेरे और मेरे एनलाइटनमेंट, मेरे अवेकनिंग के बीच में क्या आता है? ईगो। जो मैं सोचता हूँ कि मैं एक सेपरेट सेल्फ हूँ और मेरे सेपरेट सेल्फ की ये नीड्स है, और वो नीड्स मीट होने के लिए मैं अलग 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 रोल्स रोल्स बनाता हूँ, रोल्स यूज करता हूँ। जितना मैं उसके प्रति अवेयर होते जाऊंगा ना, उतना मैं अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रति आगे बढ़ते जाऊंगा। तो just give me a minute. I'm just okay, fine. ओके, राइट। सो अभी ये बुक स्टार्ट करता हूँ मैं रीडिंग। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? ओके। एकार्ट बोलते हैं कि ईगो अलग अलग रोल्स देखती है, अलग अलग रोल्स यूज करती है अपना पर्पस सर्व करने के लिए, ठीक है? और लोग बेसिकली, जब तक वो लोग ना उन ईगो, उस रोल से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। रोल्स कौन से? जैसे कि मैं पुलिसमैन हूँ। एक पुलिसमैन या एक आर्मी मैन क्या करेगा? घर आके भी अगर वो रोल से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड है तो घर आके भी वो अपने बच्चों से भी उसी डिसिप्लिन से बात करेगा। या एक टीचर है तो घर आके भी वो बच्चों को वैसे ही डांटेगी जैसे एक टीचर एक अपने टीचिंग इसमें करियर में करती है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम उस रोल से बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज हमारा वो अवेयरनेस नहीं है कि ये एक सिर्फ मैं एक रोल, मैं एक सिर्फ हस्बैंड का रोल फुलफिल कर रहा हूँ, मैं एक बच्चे का, एक एज अ चाइल्ड मैं एक अपना एक रोल फुलफिल कर रहा हूँ, या मैं एक अपना एज अ पेरेंट एक रोल फुलफिल कर रहा हूँ। ये मैं नहीं हूँ। आई एम मच मोर देन दिस। ये तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक रोल है जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ। ये रिकॉग्निशन अपने अंदर लाना है अपने को, ठीक है? देखो, इसमें क्या बताया कि ईगो जो है ना, ईगो क्या सोचता है? ईगो को ये नहीं पता कि सारा सोर्स, सारी एनर्जी मैं खुद ही हूँ, ठीक है? तो ईगो क्या, सिंस ईगो इग्नोरेंट है, तो वो क्या सोचता है? वो बाहर की चीजों में ढूंढने लगता है, पैसे में, सेक्स में, इसमें उसमें अपना वर्थ ढूंढने लगता है, ठीक है? इट सीक्स अटेंशन इन सम फॉर्म। जबकि रियल अटेंशन कहाँ है? मेरे अंदर जो प्रेजेंस है, जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस ने ही ये सब क्रिएट किया है। तो वो अवेयरनेस, मुझे सिर्फ अपना ध्यान उस अवेयरनेस पे रखना है। जैसे ओशो बोलते हैं, होश पूर्वक जीना, अपना होश पे अपना ध्यान केंद्रित रखना। मैं वो छोड़ के क्या करता हूँ? मैं सब चीजों में, इंडिविजुअल चीजों में अपना ध्यान डाल देता हूँ, ठीक है? एक मिनट जस्ट। ओके, फाइन। सॉरी, राइट। सो अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये बताई है कि आप सोचते हो कि अगर आप शाय हो, या शाय मतलब शर्मीले हो, तो आप ईगो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। एक जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता है ना अपने आप को, उसमें भी ईगो है, ठीक है? बिकॉज अन डीप डाउन उसके अंदर एक फियर है कि उसकी उसकी इंफीरियोरिटी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ऊपर से उसको कवर अप कर देता है। ये जो होल पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, ये सब कोर्सेज रहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब एक्चुअली देखेंगे तो फालतू है, राइट? बिकॉज वो सरफेस लेवल पे उसको बंदे को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, बट अंदर ही अंदर वो बंदा इनकॉन्फिडेंस है। कोई कोर्स ये नहीं सिखाता कि अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी अवेयरनेस है, अपना माइंडफुलनेस है, उसको बढ़ाओ। वो कोई नहीं सिखाएगा। सिर्फ दिखाओ, प्रोजेक्ट करो अपने आप को कॉन्फिडेंट, बट अंदर ही अंदर तो आपका आप जानते हो, अनकॉन्शियसली आप जानते हो कि आप, यू आर नॉट कंप्लीट, ठीक है? या फिर एक शाय है और शर्मिला है, वो भी, ही इज ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ ईगो। बिकॉज कहीं ना कहीं दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर है, इनएडिक्वेट सेंस ऑफ सेल्फ, जो उसने अपना एक ईगोइक पैटर्न बनाया हुआ है, वो इट इज रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड। तो एकार्ट बोलते हैं, अगर आप किसी से सुपीरियर फील करते हो
या किसी से इंफीरियर फील करते हो, दोनों केसेस में आप ईगो की ग्रिप में हो। देन अलग अलग रोल्स, विलेन का रोल, विक्टिम का रोल। विक्टिम का रोल कैसा कि भाई मेरी तो यही कहानी है, दुख भरी कहानी है, ठीक है, बिकॉज वो पर्सन चाहता है दूसरे उसकी कहानी से आइडेंटिफाई करें, उसके प्रति सिंपैथेटिक रहें, उसको उससे अटेंशन मिलता है। तो वो भी बहुत बड़ा पावरफुल है। कई लोग विक्टिम मेंटालिटी में होते, हम लोग को लगता है क्यों विक्टिम मेंटालिटी में है ये पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको चाहिए, ईगो वांट्स टू क्लिंग टू दैट रोल। एंड ये आप किसी भी थेरेपिस्ट से पूछ लो, देखो, कोई भी थेरेपिस्ट काउंसलर से पूछ लो, वो आपको बताएगा कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम लोग को छोड़ना चाहती है। एक एक पर्सन एज अ थेरेपिस्ट, एक पर्सन आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, वो प्रॉब्लम उसको छोड़ना चाहती है, लेकिन वो बंदा उस प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में उसको मजा मिलता है। तो हमको ये देखते रहना है कि हम जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके घूमते हैं ना इतना, तो ये प्रॉब्लम्स, क्या हम रियली इन प्रॉब्लम से क्लिंग करके रखे हैं, इससे हमको कुछ मजा मिल रहा है? रिकॉग्नाइज करते रहो, देखते रहो अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो शुरू में एक मे बी इनिशियल शादी का या कोर्टशिप का पीरियड रहता है, उसमें एकार्ड बोलते हैं कैसा रहता है, हस्बैंड वाइफ या जो बोथ ऑफ द लवर्स, दे हैव दिस अनकॉन्शियस अनस्पोकन अग्रीमेंट दैट मैं एक रोल प्ले करूंगा एंड तुम भी एक रोल प्ले करोगी, हम दोनों एक दूसरे को खुश रखेंगे उस रोल में। तो हम लोग दोनों मतलब बनावटी बिहेवियर करते हैं, क्या आप देख लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स में, बनावटी बिहेवियर चलता रहता है। बट आफ्टर मैरिज व्हाट हैपेंस इज दैट वो रोल प्लेइंग एक ना डिफिकल्ट चीज है, ये फॉर एवर नहीं चल सकता है। तो एक पॉइंट पे वो ईगो थक जाता है और वो रोल प्लेइंग छोड़ देता है। एंड देन इट, जो रॉ ईगो है, जो डिमांडिंग वांटिंग अटेंशन, वो सारी चीजें बाहर आ जाती है, और गुस्सा बाहर आ जाता है, बिकॉज दूसरा दूसरे का भी रॉ फॉर्म बाहर आ गया, आपका भी रॉ फॉर्म बाहर आ गया, दूसरे का भी आपने रियल नेचर देखने लग गए, आपका खुद का रियल नेचर निखरने लग गया, और आपके अंदर एंगर आ गया, बिकॉज आपने शादी किससे की थी? आपने शादी उस पर्सन से नहीं की थी, आपने शादी उस पर्सन की उस इमेज से की थी, जो इमेज आपकी ईगो को लगता है कि वो आपको सेटिस्फाई करेगी हर तरह से सही, इट विल बी राइट फॉर यू, योर एज फॉर योर ईगो। एंड जब वो चीज मीट होते नहीं दिखती है, देन एंगर अराइजेस। और जब आपके अंदर का रॉ ईगो का एंगर अराइज होता है, सामने वाले का भी अपना ईगो है, उसका भी एंगर अराइज होता है, एंड दिस इज हाउ डिवोर्सेस हैपन, दिस इज हाउ पीपल सेपरेट। सो व्हाट एकार्ट इज ट्राइंग टू से इज कि जब हम बोलते हैं ना फॉलोइंग इन लव, so actually that is not true love. Most of the relationships have that egoic नीड ऑफ वांटिंग, ठीक है, वो वांटिंग वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से वो कोई रिलेशनशिप में जाता है, और वो ये चाहता है, वो ईगो ये चाहती है कि वो पर्सन का जो इमेज है वो मेरे को सेटिस्फाई करे, जबकि वो कुछ दिनों तक सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद तो वो नहीं कर पाएगा। एंड देन द होल थिंग, एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स टू, वो इंसान चाहता है दूसरा किसी से, फिर तीसरा किसी से। सो दिस, जब तक वो पर्सन खुद के पीस में नहीं आएगा ना, तब तक उसकी सर्च चलती रहेगी, और वो सर्च कभी खत्म नहीं होगी। प्री स्टैब्लिश रूल्स, प्री स्टैब्लिश रूल्स में एकहर्ट बोलते हैं कि व्हाट, ये नहीं मैटर करता कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन आप अगर उससे पूरी तरह से, इट टेक्स यू ओवर, आप पूरी तरह से उस रोल में इतना ज्यादा घुस जाते हो ना, तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। एंड देन जब आप कैच करते हो अपने आप को कि अरे मैं तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, देन क्या करते हो, वो जो रिकॉग्निशन है ना, वो आप एक स्पेस क्रिएट कर देते हो। वो स्पेस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अवेकनिंग, ठीक है। जब मैं एक दैट स्पेस आई क्रिएट, दैट आई एम नॉट दिस, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ वो रोल निभा रहा हूँ। जैसे रोल्स, मिडिल क्लास हाउसवाइफ, माचो मेल, फीमेल सेडेक्ट्रेस, नॉन कन्फर्मिस्ट आर्टिस्ट, ये सब एक रोल्स हैं बहुत, यू नो। तो हम क्या करते हैं, मतलब सोसाइटी ने इतना कंडीशन करके रखा है कि हम किसी ना किसी रोल में फिट हो जाते हैं, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे अंदर वो पैटर्न है कि हम इस लाइक एक स्पिरिचुअल गुरु है। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर आर सम, जस्ट अ सेकेंड।
Okay, so there were some spam comments. भगवान उनको सद्बुद्धि दे, right? So I had to just block them. Just a second. Okay, fine. Sorry for the brief kind of just delay. थोड़ा सा late. Yeah. अच्छा, temporary roles. अच्छा, if you're awake, aware, you are able to observe. अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि टेम्पररी रोल्स, मतलब एकार्ट बोलते हैं कि देखो टेम्पररी रोल्स भी होते हैं, मतलब जैसे सपोज आप जिससे भी बात करो, सपोज आप अपने बॉस, अपने केबिन में जाते हो, आप कहीं काम करते हो और अपने केबिन में अपने बॉस ने बुलाया है, आप उनसे जाके बात करते हो। सो आप अपना टोन देख लो। नमस्ते सुचिता जी, नमस्ते अमरजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप जब उनसे बात करते हो तो टोन देख लो अपना कि आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हो, राइट। एंड जैसे ही आप बाहर निकलते हो और आप एक जैनिटर है, कोई चपरासी, उससे बात करते हो, आपका टोन चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर आपको भूख लगी, लंच हुआ एंड आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां आप देख लो कि आपका टोन कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वहां आप एक कस्टमर हो। तो ये सब ना छोटे 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 रोल्स मैं प्ले करता हूँ मेरे लाइफ में ड्यूरिंग द डे, बट आई एम अनकॉन्शियस ऑफ दीज रूल्स। तो मेरे को क्या करना है, मुझे कॉन्शियस रहना है कि मैं ये देखो एक रोल प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ तो वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं एक कोई बॉस हूँ और मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं उससे कैसे बात करूँ, वो भी एक रोल प्ले कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ उससे कॉन्शियस रहना है, उस रोल में बहुत ज्यादा घुस नहीं जाना है। ठीक है। सो एकार्ट बोलते हैं कि अगर आप अवेयर हो तो आप डिटेक्ट कर पाओगे वो सटल चेंजेस इन योर स्पीच, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो चेंज होता है। ठीक है। आप सिर्फ रोल्स प्ले कर रहे हो। तो ये एक अपना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तक जैसा बना सकते हो कि किस तरह से मैं अलग अलग रोल्स प्ले कर रहा हूँ। एकार्ट बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप किसी पर्टिकुलर रोल से आइडेंटिफाइड होके काम करते हो ना, उतना ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स इनऑथेंटिक होते हैं। बिकॉज देखो, सामने वाला क्या चाहता है, डीप लेवल पे हर कोई चाहता है कि प्रेजेंस, बीइंगनेस, अवेयरनेस रहे रिलेशनशिप में। जितना मैं उस रोल से आइडेंटिफाई होकर कोई काम करता हूँ ना, उतना वो रिलेशनशिप ऑथेंटिक नहीं होती है। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को डीप करना है ना, सो लेट गो ऑफ द रोल। ठीक है। एज अ हस्बैंड, मैं अपनी वाइफ से इंटरेक्ट करता हूँ, तो एक जो हस्बैंड का रोल है, जैसे सोसाइटी ने हमको कंडीशन करके रखा है कि हस्बैंड को, हमारे से पुरुष प्रधान समाज है, तो वो कंडीशनिंग मेरे अंदर है। तो वो कंडीशनिंग से मुझे काम नहीं करना है, मुझे उससे बाहर उतर के एज अ पर्सन अपने वाइफ से बात करना है विद दैट प्रेजेंस। या मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं आता मुझे कुछ आता है, नहीं। आई हैव टू बी दैट प्रेजेंस एंड व्हाट द चाइल्ड, मेरा बच्चा जो चाहता है वो यही चाहता है। वो अपने पापा से व्हाट ही वांट्स इज दैट प्रेजेंस, राइट। नॉट दैट कि एक पापा जो ऑर्डर दे रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। जो भी करो कॉन्शियसली करो। अच्छा, मॉन्क विद द स्वेटी पाम्स, इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया है कि एक कासान करके एक जैन टीचर थे। तो उनको किसी के फ्यूनरल में ऑफिशिएट करना था, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे थे। तो उन्होंने अचानक नोटिस किया उनके उनके जो पाम्स थे, उनके हथेलियां स्वेट करने लग गई। तो वहीं पे उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, उन्होंने अगले दिन अपने स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाई और बोला कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ टीचर बनने के लिए, बिकॉज अभी भी मैं पूरी तरह से बराबर किसी भी, मतलब मैं अभी भी आई कम इनटू एंजाइटी, मेरे अभी भी मैं सबका सेम नहीं ट्रीट कर पाता हूँ लोगों को। तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने किसी और टीचर को पकड़ा और 8 years बाद वो वापस आए एंड बाय दैट टाइम ही हैड गॉट एनलाइटेड। इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट दैट मॉन्क, दैट जेन मास्टर रियलाइज्ड, उनको रियलाइजेशन आया, उनको वो रिकॉग्निशन था कि इस वक्त मैं इनलाइटेड नहीं हूँ, इस वक्त मुझे अपने पर और काम करना है। तो वही चीज हमको, मेरे को, आपको वही काम करना है कि अपने अंदर वो रियलाइज करते रहो कि कितना, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, अपना रिकॉग्नाइज करते जाओ। ठीक है। जस्ट डोंट गेट लॉस्ट। ठीक है। एक तो ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, स्पिरिचुअली ग्रोन हो ही नहीं सकता। ये अगेन आप एक एक पैटर्न में आइडेंटिफाई होगा, यू लूज योरसेल्फ। या आप बोलते हो अरे मैं तो सब सीख चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मैं तो ऑलमोस्ट एनलाइटन हो गया हूँ, वो एक और पैटर्न। तो इन दोनों पैटर्न से बाहर निकलना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है।
ये जो थॉट्स फीलिंग्स चीजें आ रही है ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज करते जाना। अच्छा, हैप्पीनेस एज अ रूल वर्सेस ट्रू हैप्पीनेस। अच्छा, इसमें एकार्ट बोलते हैं कि कई लोग जो बहुत स्माइल करते हैं ना, एक्चुअली वो अपने अंदर बहुत डीप पेन छुपा के रखते हैं। तो हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हम क्या सिखाते हैं? हमारी सोसाइटी हमको ये सिखाती है ना कि पुट अ ब्रेव फेस, मर्द बनो, यू नो अपना स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे, चाहे अंदर कितना भी पेन हो। नहीं, हमको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आपका जो पेन है ना, उसको एम्ब्रेस करो, उसको फील करो, उसको फील रिकॉग्नाइज करके रिलीज करो। उसको दबाओ मत, उसको छुपाओ मत, रोना आए तो रो लो। ये सब चीजें हम लोग को अपने अ, बच्चों को सिखाना है। तो एकार्ट बोलते हैं अगर आपके अंदर अनहैप्पीनेस है, दुख है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सिर्फ एक्नॉलेज, जैसे मैंने, अगर आप देखोगे मैंने अपने चैनल पे रेन टेक्निक पे भी एक वीडियो बनाया है। रेन टेक्निक, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट, नर्चर। ये एक सीनियर टीचर हैं, तारा ब्राक, उनका फ्रेमवर्क है। बहुत अच्छा है कि कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस आए तो उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि इस समय मेरे अंदर ये चीज आ रही है। ये नहीं कि मैं दुखी हूँ, नहीं, इस वक्त दुख के फीलिंग्स मेरे अंदर आ रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लो। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो और देन यू कैन इन्वेस्टिगेट इट कि क्यों आ रहे हैं, कहाँ मेरे बॉडी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली जब आप ये करते हो तो व्हाट हैपेंस इज कि अवेयरनेस, प्रेजेंस अराइजेज इन यू, एक इंटेलिजेंस आपके अंदर अराइज होती है, द एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस वो आपके अंदर अराइज होती है, एंड वो एनर्जी टेक्स केयर ऑफ दैट सफरिंग। अदरवाइज क्या होता है, मैं पूरी तरह आई एम लॉस्ट कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, अंदर चलता रहता है। बट थोड़ा सा पीछे हट के देखो, एक ब्रेथ लो, एक सांस लो, एंड नो कि अच्छा मेरे अंदर ये इस समय ये चल रहा है। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। ठीक है। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं, देखो अगेन एक और क्लियर चीज है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। एकार्ट ने पावर ऑफ नाउ में भी बोला है, 3 वे है कोई भी चीज से डील करने का, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। या तो अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटा लो, निकाल लो, रिमूव कर लो सिचुएशन में से। सेकंड है कि उस सिचुएशन को चेंज कर लो, अपना एफर्ट डाल लो जितना भी डाल सकते हो। और थर्ड है कि जब उसके अलावा थर्ड ऑप्शन इज, जितना भी बैलेंस प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। इन तीनों चीजों में से आप अगर तीनों में से कुछ भी नहीं करें ना, तो वो आप पेन क्रिएट करोगे अपने लिए और पेन बढ़ता जाएगा। एटलीस्ट एक चीज आपको उसमें करनी है। ठीक है। सो बेसिकली एकार्ट क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ की सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम नहीं देती, मेरे जो थॉट्स हैं उस सिचुएशन के प्रति। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपीज बचे हैं। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। ये एक फैक्ट है। ठीक है। बट अगर मेरे अंदर ये थॉट आता है मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, सब मैं फिनिश्ड, मैं खत्म हो चुका हूँ, ये सब चीजें कहाँ से आती है? ये सब चीजें मेरे ईगो से आती है। तो मुझे फैक्ट और ईगो में डिफरेंशिएट करना है। मेरे को प्रॉब्लम कौन देता है? मेरे थॉट्स देते हैं। इस मोमेंट में जो है वो है, उसको मैं चेंज नहीं करता। अगर मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त 1000 रुपए है, तो मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त 1000 रुपए हैं। ठीक है, वो कुछ सही या गलत नहीं है उसमें, वो एक फैक्ट है। प्रॉब्लम मेरे थॉट्स हैं, जो बोलते हैं कि अरे अभिनव खत्म हो गया, देख दूसरे कहाँ जा रहे हैं, तू कहाँ रह गया, ये सब। तो मुझे क्या करना है, इन थॉट्स पे अपना ध्यान लेके जाना है कि अच्छा ये सब थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं, जैसे मैं उनके प्रति अवेयर हुआ, सो दैट एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस, दैट विल टेक केयर ऑफ दोज थॉट्स। हर समय रिकॉग्नाइज करते रहो कि क्या चल रहा है अपने अंदर। और वही, देखो जैसा आप थॉट सोचोगे ना आपके अंदर, वैसा आपके अंदर इमोशन आएगा। ठीक है, जो आप सोचोगे थॉट्स, वही इमोशंस आपके अंदर आएंगे। ठीक है, तो रादर देन बी द थॉट्स एंड इमोशंस, बी द अवेयरनेस बिहाइंड देम। एकार्ट बोलते हैं हैप्पीनेस को बाहर मत ढूंढो, इस मोमेंट में आ जाओ। इस मोमेंट में आप फ्री हो जाते हो। ठीक है, हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, ट्राई टू बी फ्री। बल्कि वो भी ट्राई नहीं करना है, जस्ट बी इन दिस मोमेंट। जब आप इस मोमेंट में आते हो ना, तब आप फ्री हो जाते हो। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, इन सब कॉन्सेप्ट से बाहर पीस में आते हो। अल्टीमेटली क्या चाहिए? हैप्पीनेस के आगे भी आपको बेसिकली क्या चाहिए? हैप्पीनेस भी ले लेके कितना ले लोगे? अल्टीमेटली जो चाहिए वो है पीस, शांति। हम्म? वो शांति आपको इस मोमेंट में मिल सकती है। उसके लिए कहीं जाना नहीं, कहीं 10 साल वेट करना नहीं, कहीं कुछ अचीव नहीं करना। जैसे थिक नाट हान है, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो बोलते हैं हर स्टेप आप जब जमीन पे रखते हो ना, तो ऐसे बोलो, आई एम, आई हैव अराइव्ड, आई एम होप, आई एम होम। मतलब मैं पहुंच चुका हूँ जहां, मुझे कहीं 10 साल बाद नहीं पहुंचना,
मुझे जहाँ पहुंचना था मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, पेरेंटहुड पे एकहार्ट बहुत अच्छा बोलते हैं कि पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बच्चे को इंफीरियर मानते हैं, और बच्चों को बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है। ये करो, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बच्चा आपसे वो नहीं चाहता। ठीक है। और जितना आप बच्चों, और उसमें क्या करते हो, आप बच्चे को ना अपने ईगो का पार्ट बनाते हो। एकहार्ट बोलते हैं बच्चा आपके लाइफ में आया है, आपके थ्रू आया है, बट वो आपका हिस्सा नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है। तो आप अब क्या करते हो, बेसिकली ईगो को, और हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ईगो, अपनी ईगो का पार्ट बना लेते हैं। तो बेसिकली बच्चे को, अगर मेरा चाइल्डहुड बहुत पुअर था, मैंने पॉवर्टी देखी है अपने चाइल्डहुड में, तो मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे को बहुत सारी चीजें दूंगा, बहुत स्पॉइल कर दूंगा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी ईगो फुलफिल होती है कि जो मैंने अपने बचपन में नहीं देखा, वो मैं अपने बच्चे के थ्रू देख रहा हूँ। लेकिन उस चक्कर में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे को जो एक्सपीरियंस चाहिए, सही एक्सपीरियंस उसकी ग्रोथ के लिए, उसको वो नहीं मिल रहा है। या अगर मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी देखी है, तो मैं बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाऊंगा अपने बच्चे के प्रति। ठीक है, उसमें भी हार्म है। बिकॉज जितना आप ओवर प्रोटेक्टिव होगे, उतना आप उनको ग्रो नहीं करने दोगे। दे दे विल रिमेन शैलो। हाँ। तो ये सब चीजें हमको ये देखना है कि यार हम अपनी ईगो तो नहीं थोप रहे बच्चे पे। बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चे की इसमें। बिकॉज क्या, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि वो बच्चा ईगो, उनकी ईगो का पार्ट है। दे शुड द चाइल्ड शुड सर्व देम। उनको ऊपर से लगता है मैं अपने बच्चे की बहुत देखभाल कर रहा हूँ, कि एक्चुअली नहीं है, वो अपनी ईगो की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो भी वो पेरेंट का ईगो छोड़ता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली इंटरफेयर करते रहते हैं बच्चे की लाइफ में। और कि मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या सही है, इसी तरह पेरेंट और बच्चे के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है। सो और वो किस क्या करते हैं, गिल्टी, बच्चे को गिल्टी दिखाते हैं कि वो बच्चा गिल्टी है, कि वो अपने मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा। अल्टीमेटली व्हाट द पेरेंट वांट्स इज, पेरेंट ये चाहता है कि उसकी ईगो सेटिस्फाई हो। सरफेस लेवल पे वो दिखा रहा है कि वो, और वो खुद यही मानता है कि मैं अपना बच्चे का देखभाल कर रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर अपनी ईगो को सर्व कर रहा होता है पेरेंट। ठीक है। तो एज अ पेरेंट हम सबको ये चीज ध्यान रखनी है, हम सबको इस चीज से अवेयर रहना है कि कहाँ हम अपनी बाउंड्री क्रॉस करते हैं एज अ पेरेंट। हम अपनी ईगो अपने बच्चे पे तो नहीं थोप रहे। राइट। देन एक रोल क्या प्ले करते हैं पेरेंट्स इज कि अपने आप को और कंप्लीट करना अपने बच्चों के थ्रू। जैसे मैं बचपन में कुछ बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था, या ड्यू टू वट एवर रीजन मैं नहीं बन पाया। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के थ्रू वो चीज बनने की कोशिश करूँ। मतलब एक बच्चे को उस पर्टिकुलर, जैसे वो 3 इडियट्स में था कि क्या फरहान, फरहान बॉर्न होते ही फरहान एक इंजीनियर बनेगा, राइट, या डॉक्टर बनेगा। तो क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वो चीज करे जो मैं शायद नहीं कर पाया। तो अगेन अगेन मुझे डिसअपॉइंट मत करो, मैंने तुमको तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। ये सारी चीजें, मेरा ईगो प्ले आउट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर आप बच्चे हो और आपके पेरेंट्स टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, जो जो इस ग्रिप में, इस ईगो में है, तो अगर आप उनको बोलोगे कि ये तुम्हारा ईगो है जो तुम्हारे, ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर आप ऐसा बोलोगे ना उनको कि ये आपका अनकॉन्शियस है जो आपसे ऐसे बुला रहा है, नहीं, उससे वो और ज्यादा अनकॉन्शियस होंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है इस मोमेंट, जब उस टाइम अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि ये उनका ईगो है, उनका अनकॉन्शियस है जो इस टाइम बोल रहा है। जैसे आप उसको अपोज नहीं करोगे, जितना अपोज करोगे ना, और ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है। अपने आर्ग्यूमेंट में जैसे आप ढीला छोड़ दोगे ना, कि ये उनका अनकॉन्शियस है जो ये बोल रहा है, तो आप नोटिस करोगे शायद वो भी थोड़ा ढीला छोड़ देंगे अपने आप। ठीक है। अच्छा, देन एकार्ड बोलते हैं अपने खुद के अनकॉन्शियस। आप अगर बच्चे हो और आपके पेरेंट्स से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप खुद अपना अपना भी देखो कि आपके क्या कोई अलग एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रूव करने चाहिए, या मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड कर, क्यों अंडरस्टैंड करने चाहिए मेरे पेरेंट्स मुझे। ठीक है। मेरे पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम, क्यों एक्सेप्ट करेंगे। आप क्यों चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं ये अपना, आपका खुद का ईगोइक पैटर्न है, जिससे आपको बाहर आना है। तो इसको देखते रहो। देन कई बार ये होता है कि आपके अंदर एक थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई मैं सही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है,
मैं तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये बचपन की प्रोग्रामिंग रहती है जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दी है कि भाई तुम सही नहीं हो, तुम्हारे से तो ये गलत होगा, तुम सही नहीं कर रहे हो। तो उसके प्रति भी अवेयर होते जाओ कि ये जो आपको सोशल कंडीशनिंग मिली है बचपन में, सिर्फ उसके प्रति अवेयर होते जाओ, ब्लेम मत करो, इसमें मत फंस जाओ कि मेरी परवरिश सही से नहीं हुई, सिर्फ अवेयर होते जाओ। रामदास का एक रामदास एक इनलाइटन टीचर थे, तो उनका एक ने बोला है कि एक रामदास बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को बहुत एनलाइटन समझते हो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Sorry, just 1 second. I think. Okay. Sorry, just a second. Okay, no problem. We see. देखो, जिन लोगों को स्पैम करना है ना, वो स्पैम करते रहेंगे। वी हैव टू फोकस ऑन आवर थिंग। और जितना हम जो चीज हमको करनी है उस पर फोकस करेंगे ना, उस पर फोकस रखना है। सो जस्ट डोंट फोकस ऑन ऑल द स्पैम एंड ऑल। उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो राइट, सो कहाँ था मैं, आई जस्ट लॉस्ट। हाँ, हाँ, सो रामदास जो हैं वो बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को बहुत एनलाइटेंड समझते हो, सो गो एंड स्पेंड अ वीक विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ एक हफ्ता बिताओ और आपको समझ में आ जाएगा आप कितने एनलाइटेंड हो। और एकार्ट बोलते हैं जितना ज्यादा शेयर्ड पास्ट है आपका आपके पेरेंट्स के साथ में, उतना ज्यादा आपको प्रेजेंस चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने जितने भी सब इसमें बोलता हूँ वीडियोस में, जितना लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा चैलेंजेस आपने चूज किया ना इस लाइफ में, अगर ज्यादा चैलेंजेस वाली लाइफ चूज की है, उतना ज्यादा अपने अंदर और जाओ, अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाओ, अपनी माइंडफुलनेस को और बढ़ाओ। बिकॉज उतना ज्यादा डीप फाउंडेशन आपको चाहिए। बिकॉज चैलेंजेस तो आएंगे, कर्मा क्लियर होने के लिए आएगा, बट आपको उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है अपना, ठीक है। तो यू आप ये नहीं सोच के रह सकते अरे भाई ये तो मेरा कर्मा है, मेरे प्रॉब्लम्स, इतने प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम्स तो आने दो, पर अपनी फाउंडेशन पे काम करो। आप जितनी फाउंडेशन अपनी गहरी करोगे ना, तो प्रॉब्लम्स को आप एक स्माइल से देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्शियस सफरिंग पे एकार्ट बोलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं कि अगर छोटे बच्चे हैं, सो आप छोटे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उनको थोड़ा स्पेस देते जाओ, थोड़ा स्पेस देते जाओ। ये वो आपकी जैसे मैंने पहले भी बोला, खलील जिब्रान जो बोलते हैं कि वो आपके थ्रू आए हैं, बट वो आपके नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितने ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे ना दिमाग में अपने बच्चों से, उतना आप प्रेजेंट नहीं रह पाओगे। आपके बच्चों को डीप लेवल पे क्या चाहिए आपसे एज अ पेरेंट, आपसे उनको चाहिए प्रेजेंस। आप होने चाहिए, ठीक है। आप कुछ मत करो। ओके, थैंक यू प्रिया जी, दैट्स ओके, लेट देम डू द वर्क, वी विल जस्ट डू आवर वर्क। बिकॉज एक्चुअली मैं जब बोल रहा होता हूँ ना, तो मैं देख नहीं पाता, मेरा ध्यान नहीं जाता है कि ये सब स्पैम वगैरह पे। सो सॉरी फॉर टू आई अपोलोजाइज टू एवरीवन ये स्पैम्स के लिए, बट जस्ट लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क, राइट। सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अपने पे अपना एक स्पेस दो बच्चों को। एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो बच्चों से कि वो एक आपके ट्रैक पे आपने जो उनके लिए सोचा है वैसे चलेंगे। छोड़ दो उनको खुला, करने दो उनको जो करना है। उनको सिर्फ अच्छे वैल्यूज दो, ठीक है, बाकी उनको छोड़ दो। एंड बी लाइक अ कोच, ठीक है, कि भाई बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं पीछे हूँ, आई एम देयर। बट लाइफ का गेम उनको खेलना है फील्ड पे जाके। आप उनके लिए बैट पकड़ के बैटिंग नहीं कर सकते हो, वो तो उनको ही करना है, ठीक है। बट यू कैन बी प्रेजेंट फॉर देम। तो जब वो आउट होके आते हैं ना, तो आप उनके लिए प्रेजेंट हो सकते हो। एंड लेट देम शेयर,
मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा बेटा कई बार मेरे से शेयर करता है चीजें, मैं थका हुआ होता हूँ शाम को, मुझे एक बात समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहा है, बट स्टिल मैं उसको सुनता हूँ एट दैट मोमेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट कि मैं उसको उसकी बात का क्या रिस्पॉन्स करूं या उसको क्या सॉल्यूशन दूं, नहीं। अल्टीमेटली मेरा बेटा ये चाहता है कि पापा मुझे सुन रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट। ओके। अच्छा, एक और चीज, अपने बच्चों को हेल्प और गाइडेंस दो, बट ये भी समझो कि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कई चीजों में देखो, कई उनको मिस्टेक्स करनी है, पर अपनी मिस्टेक आप उनको बहुत ओवर प्रोटेक्ट करके रखोगे ना, अल्टीमेटली वो शैलो हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बिकम शैलो, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है कि वी हैव टू अलाउ देम, उनको अलाउ करो मिस्टेक्स करने के लिए, वो मिस्टेक्स उनके लिए बहुत जरूरी है, उसी से वो सीखेंगे। जैसे कुकून है, कुकून को हम अगर फोर्स ओपन करेंगे तो बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। कुकून को उतना स्ट्रगल चाहिए बटरफ्लाई बनने के लिए। तो बहुत ओवर प्रोटेक्ट नहीं, लेट देम अंडरगो देयर सफरिंग, बट जस्ट बी फॉर देम। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एंड ये मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ इससे, बिकॉज मेरी सफरिंग ही मेरे लाइफ में मेरे सबसे बड़े टीचर रहे हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज, आई विल कम टू ऑल द क्वेश्चंस, एक साथ में क्वेश्चंस लेता हूँ एंड में। ओके। एकार्ड बोलते हैं कि अगर सफरिंग न हो तो अच्छा नहीं है कि, मतलब एकार्ड क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होगा अगर उन बच्चों को सफरिंग से बचा लें हम लोग। नहीं, एकार्ड नहीं बोलते, नहीं, बिकॉज फिर वो इवॉल्व नहीं हो पाएंगे ह्यूमन बींग्स, और वो शैलो रहेंगे, दे विल बी आइडेंटिफाइड विद फॉर्म, एक्सटर्नल थिंग्स। सफरिंग क्या करती है, कठिनाई लाइफ में हम जब देखते हैं, इट टेक्स फ्रॉम द अस फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस। हम बाहर देखने के बजाय अंदर देखने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि दुख हो तो अच्छा है लाइफ में, बिकॉज हम भगवान के पास रहते हैं। यू बिकम, अगर लाइफ में सब अच्छा ही है तो किसको पड़ी है भगवान की, किसको पड़ी है अपने अंदर जाने की। ठीक है, तो सफरिंग बेसिकली कब क्रिएट होती है, जब मैंने अपनी लाइफ में बाहर की तरफ आइडेंटिफाई किया, बाहर देखा, बाहर मुझे दुख मिला, बिकॉज बाहर जो है वो अनपरमानेंट है, वो आज है कल नहीं है, लेकिन मैंने उसको अटैच कर दिया, मेरी बेवकूफी, और मेरे अटैचमेंट से वो चीज अब वो नहीं है, तो वो दुख क्रिएट करती है। बट बेनिफिट क्या हो गया कि वो जो दुख क्रिएट हो गया ना, वो दुख जो मैंने अपने लिए क्रिएट किया, उस दुख का फायदा ये है कि वो मेरे को अपने अंदर लेके जाएगा। तो देखो फ्लो कैसा रहता है, अपने एक स्पिरिचुअल आप एक्सपीरियंट हो तो फ्लो कैसा रहेगा, पहले आप अनकॉन्शियस लेवल पे सफर करते रहोगे, सफर करोगे लेकिन आप अनकॉन्शियस हो, फिर आपके अंदर कॉन्शियसनेस, एक प्रेजेंस आ जाएगा, जब आप सफर कर रहे हो बट आप कॉन्शियसली जान रहे हो कि इस समय मैं सफर कर रहा हूँ, ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तीसरे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है, तब ये होता है कि मैं सफर भी कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली भी सफर कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर लव और प्रेजेंस अराइज हो रहा है, मैं मेरे अंदर प्यार अराइज हो रहा है, मतलब मैं एम्ब्रेस कर रहा हूँ मेरी सफरिंग को, या किसी ने मेरे को सफरिंग दी, मैं उसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ, आई एम सेंडिंग माई लव टू दैट पर्सन। वहां सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो सफरिंग, व्हाट एखार्ट सेज, उन्होंने पावर ऑफ नाउ में भी यही बोला है कि सफरिंग का अपना रोल है, सफरिंग का अपना रोल है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तब तक रोल है जब तक आप कॉन्शियसली सफर करना, आप ये नहीं समझ जाते हो कि सफरिंग का रोल है। जब आपको समझ में आ गया कि मेरी सफरिंग का ये रोल है, उसके बाद सफर करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। बट वो सफरिंग ने अपना काम कर दिया कि आपको कॉन्शियस कर दिया। बाकी अगर आपके माइंड के पैटर्न्स इतने स्ट्रांग है कि वो आपको सफरिंग में रखते हैं, तो फिर यू कैन कीप वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, बट वहां फिर वो आपकी चॉइस की बात आ जाती है कि आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। एकार्ट बोलते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी सफरिंग से जितना ज्यादा आप अपनी सफरिंग को रेजिस्ट करोगे, उतना उतना यू विल बी बर्निंग योर ओन एनर्जी। ठीक है, और आप, there is an acceleration of that process which is brought over by the fact that you suffer consciously. ठीक है, you can accept suffering for yourself or you can accept it for someone else, such as your child or parent. There is, in the midst of conscious suffering, there is already, जितना कॉन्शियस सफर करोगे उतना ज्यादा आप उस सफरिंग को डिसॉल्व करते जाओगे। ठीक है, द फायर ऑफ सफरिंग बिकम्स द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो माइंडफुलनेस है, जिसकी एनर्जी आप जनरेट करते हो व्हेन यू कम बैक टू योर ब्रीथिंग, वो एनर्जी देन टेक्स केयर ऑफ दैट सफरिंग। ठीक है, तो सफर भी करना है तो कॉन्शियसली सफर करना है। अच्छा, कॉन्शियस पेरेंटिंग का सेक्शन पे एकार्ट बोलते हैं कि एक बच्चे को, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, एक बच्चे को डीप लॉन्गिंग रहती है कि पेरेंट टू बी देयर फॉर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह रहे।
ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, नहीं। डूइंग कितना भी कर लो, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। बच्चा चाहते वो आप करो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप यू बी देयर फॉर हिम। ठीक है। अच्छा, बच्चे को अटेंशन, व्हाट, बच्चे को आपको क्या करना है, आपको बच्चे को अटेंशन देना है। दो का तरह का अटेंशन एक बोलते हैं। एक तो फॉर्म बेस्ड अटेंशन। फॉर्म बेस्ड अटेंशन क्या होता है? होमवर्क किया, खाना खाया, टीवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना बेड बनाया, ये सारा होता है फॉर्म बेस्ड अटेंशन। दूसरा होता है जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक स्टिल प्रेजेंस रखना। ठीक है, पूरी तरह से प्रेजेंट हो, इस मोमेंट में हो। आप उस इस मोमेंट में आप उसके फादर मदर कुछ नहीं हो, यू आर दैट प्रेजेंस, यू आर द बीइंग बिहाइंड द डूइंग। ये करना है हमको, ये फॉर्मलेस अटेंशन अपने बच्चों को देना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एकार्ट बोलते हैं कि गिव अप, ये रोल प्लेइंग छोड़ दो। ठीक है, ये रोल प्लेइंग छोड़ दो, अपने को डिफाइन करना भी छोड़ दो। ठीक है, आप मरोगे नहीं, यू वोंट डाई, यू विल कम टू लाइफ। जितना ज्यादा आप अपने आप को कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से आइडेंटिफाई कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर पोजीशन, देखो आप, कि आपको कोई पूछता है मैं क्या करते हो आप, कितना जल्दी आपके मुंह से निकलता है कि मैं ये पर्टिकुलर पोस्ट पे हूँ, या मैं ये पर्टिकुलर डिग्री ली हुई है मैंने, उतना ज्यादा आप अभी भी ईगो में आइडेंटिफाइड हो। कोई आपसे पूछता क्या करते हो आप, यू कैन जस्ट स्माइल एंड यू कैन जस्ट थिंक कि भाई मैं क्या करता हूँ, राइट। मैं आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं जो मैं हूं, दैट्स इट। ये सोसाइटी ने हमको इतना कंडीशन करके रखा है ना कि जवाब फटाक से आना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूँ, राइट। और उसी ईगो में फिर हम फंसे रहते हैं। ठीक है, तो हमको लूज छोड़ दो अपने आप को। ठीक है, और अगर कोई आपको आइडेंटिफाई करता है किसी चीज से, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपके इनफाइनाइट नेचर को लिमिट कर रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम, लेट देम डू। एकार्ट बोलते हैं जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, डोंट बी देयर एज अ रोल। ठीक है, उस रोल में मत रहो, बी देयर एज अ फील्ड ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस। एंड दैट रिमाइंड्स मी, मेरे आई रिमेम्बर, मैं मेरे ऑफिस में मेरे जो सीईओ सीएफओ थे, इतना ब्यूटीफुल, ही वाज ऑलवेज प्रेजेंट एंड आई कुड फील हिज एनर्जी व्हेन ही वाज डिस्कसिंग थिंग्स इन मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। आई कुड फील दैट प्रेजेंस, फील दिस एनर्जी। एंड जब मैं उनसे बात करता था, आई कुड फील दैट ही इज रियली लिसनिंग टू मी। अदरवाइज हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला किसी और चीज में है। तो जितना आप प्रेजेंट रहोगे ना, आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका इफेक्टिवनेस बढ़ता जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। तो काम किस पे करना है, अपनी प्रेजेंस को और डीप ले जाने में करना है। एंड इट विल हेल्प यू इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप्स में, एवरीवेयर। आई विल जस्ट फिनिश ऑल द थिंग्स एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, एकार्ट बोलते हैं जब आप नेगेटिव स्टेट में हो, ठीक है, तो ये देखो, एक इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना लो कि आप नेगेटिव स्टेट में हो तो एक अंदर कुछ है जो नेगेटिविटी को मांगती है, अंदर कुछ है जिसको पसंद है वो नेगेटिविटी। वरना मेरे साथ सपोज 3-4 दिन पहले किसी से कुछ झगड़ा हो गया, मैं आज भी उसको क्यों याद कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में क्यों है, बिकॉज देयर इज समथिंग, एक है मेरे अंदर चीज जो चाहती है, वो उससे क्लिंग करके रहना चाहती है। इट्स लाइक दो मॉन्क्स जा रहे थे, और एक उनको एक लड़की मिली जो जो रास्ते में। और ये स्टोरी शायद आपको पता होगी कि उसको वो स्ट्रीम को पार करवाना था, उसका मतलब पानी का स्ट्रीम था। तो एक मॉन्क ने क्या किया, सिर्फ उसको गोदी में उठाया और दूसरे उस पे रख दिया, दूसरे शोर पे। एंड वो आगे आगे बढ़ते गए। 3-4 घंटे बाद जो दूसरा मॉन्क से रहा नहीं गया, उसने बोला कि तुमने उसको उठाया कैसे? तो उसने बोला कि मैंने तो उसको उठा के रख भी दिया था, तुम अभी तक उसको पकड़े हुए हो। ठीक है, मैंने तो उस लड़की को उठा के रख दिया था दूसरे शोर पे, तुम अभी भी उस लड़की को अपने अपने दिमाग में रखे हुए हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, कहाँ क्या चीज है जो अटका के रखता है, दैट इज माई ईगो। तो उसको रिकॉग्नाइज करते रहो, क्यों छोड़ नहीं रहा है, को कहीं ना कहीं ईगो को मजा आ रहा है। ठीक है, तो उसको अवेयर, सो एकार्ट बोलते हैं कि अवेयर होते जाओ कि इस मोमेंट में समथिंग इज देयर, जिसको मजा आ रहा है। अदरवाइज यूज क्या है, उस एंगर का या उस इशू का क्या यूज है? और जैसे आप ये आइडेंटिफाई, ये रिकॉग्निशन आपके अंदर आता है, आप उस ईगो से मूव करके अवेयरनेस में आते हो, एक हायर इंटेलिजेंस आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। और होता क्या है, आपकी ईगो छोटी हो गई,
और आपकी अवेयरनेस बड़ी हो गई। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो मोमेंट टू मोमेंट, जिसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे ये प्रैक्टिस करनी है। तो हम ये जो मेडिटेशन करते हैं ना, कि आधा घंटा सुबह मेडिटेशन कर लिया और मेरा हो गया, मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया दिन का, ये एकदम गलत सोच है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज मोमेंट टू मोमेंट, और वो जो आधा घंटे का आपका मेडिटेशन है, वो उस मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस को मेंटेन रखने में पूरे दिन में आपको हेल्प करेगी। और अगर वो नहीं कर पा रही है, तो एक्सप्लोर करो कि वो आपका जो मेडिटेशन है वो क्या सही है, आप उसको सही से कर रहे हो, क्या उसका आपको हेल्प कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो आधा घंटा का मेडिटेशन नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पूरे दिन जो आप अवेयरनेस मेंटेन करते हो, क्या लेवल का अवेयरनेस आप मेंटेन कर पा रहे हो। आर यू लूजिंग योर सेल्फ इन थिंग्स, और या फिर गुस्सा आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा नहीं आएगा, पर जब गुस्सा आ रहा है तो क्या आप एक सेकंड के लिए भी अवेयर हो पा रहे हो कि मेरे अंदर इस समय गुस्सा आ रहा है। अगर आप उस एक सेकंड के लिए भी अवेयर हो गए ना कि इस वक्त मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, दैट्स अ बिग बिग टिक मार्क दैट यस, आप एक लेवल पे पहुंच गए हो। ठीक है, ओके। इफ इन द मिड्स ऑफ नेगेटिव, एकार्ड वही बोल रहे हैं, अगर मैं इस समय जब मैं नेगेटिविटी में हूं, मैं रियलाइज करता हूँ कि इस समय मैं अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये जो अवेयरनेस ही आपको बाहर निकाल के लेके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, एकार्ड बोलते हैं पीस में कैसे आए। दिस इज द माइंडफुलनेस बेल जो मैंने अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करके रखी है। एवरी 15 मिनट्स आई कम बैक टू माय ब्रीथिंग जब मैं ये बेल सुनता हूँ। हाउ टू बी एट पीस, पीस में कैसे आए। एकार्ट बोलते हैं बाय मेकिंग पीस विद दिस, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, यही प्रेजेंट मोमेंट में आपका पास्ट भी है, आपका फ्यूचर भी है। आपके सारे पास्ट लाइफ टाइम्स, आपके सारे फ्यूचर लाइफ टाइम्स इस ही मोमेंट में है। इस मोमेंट के साथ पीस कर लो। न फ्यूचर में जाना है। डोंट थिंक कि 10 साल बाद कुछ ऐसा होगा जिससे आप पीस में आओगे, कभी नहीं आ पाओगे। और न पीछे जा सकते हो आप टाइम में किसी चीज को सही करने के लिए। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इस मोमेंट में प्रेजेंट रह सकते हो। प्रेजेंट रह सकते हो इस मोमेंट में, और उस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे ही माइंड बोलता है कि क्या होगा आगे कैसे, वो अगेन आप ईगो में चले गए, माइंड में चले गए। अरे ये मोमेंट में रहो, इस मोमेंट में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब मोमेंट आएगा तब आप उस मोमेंट को हैंडल कर पाओगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मोमेंट को आप सही से हैंडल कर सकते हो अगर आप इस मोमेंट में रहते हो तो, और इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे लाइफ सिचुएशन में 100 प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन इस मोमेंट में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप प्लीज पावर ऑफ नाउ एक बार पढ़ो। पावर ऑफ नाउ में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, चाहिए तो वो देखो। उससे बेटर है आप बुक पढ़ो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दो। ठीक है, माइंड तो देखो लेके जाएगा ही, पास्ट और फ्यूचर में माइंड का वही काम है। लेकिन फिर या तो मैं माइंड में रहूं कि अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी गलती है, मैं ही ऐसा हूं, और उसी में पूरी लाइफ वेस्ट कर दूं, या मैं 100% एफर्ट दूं कि मैं बार बार अवेयरनेस में आऊंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं फास्ट में चला गया, मैं वापस अपनी ब्रीथिंग पे आ गया। ठीक है, जो जेन मास्टर थिक नैट हन है, आई थिंक लास्ट कल हम एक मेरा माइंडफुलनेस चैलेंज का लास्ट कॉल था, उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हेड टू एब्डोमेन। ठीक है, पूरा टाइम जेन मास्टर थिक नैट हन क्या बोलते हैं, हम पूरी तरह से अपने माइंड में रहते हैं, अपने हेड में पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। हमको क्या करना है, उस हेड से अपने एब्डोमेन पे लेके आना है। एब्डोमेन मीन्स जो अंदर बाहर जो ब्रीथिंग हो रही है, उस पर अपना ध्यान लेके आओ। अपनी अवेयरनेस, अपनी माइंडफुलनेस की एनर्जी जनरेट करो, और वो एनर्जी इतनी, एक टाइम के बाद वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, देन यू कैन सेंड इट टू अदर पीपल, जिसको मेटा बोलते हैं, लविंग काइंडनेस बोलते हैं। आप यू कैन सेंड दैट लव टू अदर पीपल। अच्छा, जितना आप उस सचनेस, इस मोमेंट में आपकी जो सिचुएशन है, अगर मेरे बैंक में 1000 रुपये बच्चे हैं, जितना मैं उसको रेजिस्ट करूंगा ना कि कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इतनी मेहनत की, जितना मैं उसको रेजिस्ट करूंगा ना, उतना मैं अपने लिए पेन और क्रिएट करूंगा। और ईगो, देखो ईगो को वही चाहिए, ईगो को अपने सर्वाइव करने के लिए वही चाहिए। वो नेगेटिविटी ही ईगो को चाहिए अपनी, अपने सर्वाइवल के लिए, वही अनहैप्पीनेस उसको चाहिए। नाउ एकार्ट बोलते हैं, और ये मैंने अपने वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, किसी को चेंज करने से पहले आपको खुद को चेंज करना है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी सब आपके अंदर ही है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। अगर चेंज करना है तो अपने को चेंज करना है। आप चेंज हो गए तो एंटायर कॉस्मोस विल गेट चेंज।
ठीक है। देखना, लाइफ में ऑब्जर्व करना, जब जब आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है ना, आपके सामने जो लोग हैं वो चेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि वो चेंज, वो मिरर्स हैं, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग योर ओन इनर सेल्फ, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज करना है, सो एकार्ट, बहुत इंग्लिश में मैं बोलूंगा ये लाइन, टू एंड द मिजरी दैट हैज अफ्लिक्टेड द ह्यूमन कंडीशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, कितने ज्यादा एट्रोसिटीज हुए हैं, कितना कलेक्टिव पेन है, कितने वॉर्स हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं, मेरा भी एक रोल है उसमें, ठीक है। अब ये बहुत डीप चीज है, ये हर चीज को, हर किसी को नहीं समझ में आएगी, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ रॉन्ग्स दैट हैज हैपेंड, वॉर्स हुए। तो आप अपने को क्या करना है, अपने पे काम करना है। जब मैं अपने को चेंज करूंगा, हम सब अपने को चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कलेक्टिवली चेंज होगी चीजें। अलर्ट हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ अपने थॉट्स और इमोशन के प्रति। अच्छा, हर समय ना एक नेगेटिविटी चलती रहती है नीचे, एक लोअर लेवल स्टैटिक की तरह, कि आई एम यूजलेस, मैं, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, वो वो इतनी रेगुलर हो जाती है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब जितना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना डीप जाओगे अपने अंदर, आप शार्प होती जाएगी अवेयरनेस, तो उन सब पे अपना ध्यान लेके जाना है। थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर, अगर जो दीज फीलिंग्स आर कमिंग अप ऑफ अनफुलफिल्डनेस, कि मैं फुलफिल नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस मोमेंट में, तो सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करो कि अच्छा, इस समय मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही। पूरा गेम रिकॉग्नाइज करने का है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो एक इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, रिकॉग्नाइज कर लिया, माइंड बोलेगा अब क्या करें, ये माइंड से आ रहा है, ठीक है। माइंड को क्या चाहिए, माइंड हमेशा बोलता है कि अब क्या करें, अब वो करना कुछ भी नहीं है। तो माइंड को बोलो शांत बैठो तुम, ठीक है, वापस से उसको रिकॉग्नाइज करो, वो जो अब क्या करें को रिकॉग्नाइज करोगे, अच्छा अब क्या करें, उसको रिकॉग्नाइज करो। एक दिन मैं ईगो से फ्री हो जाऊंगा, तो एकार्ट बोलते हैं, कौन बोल रहा है ये ईगो बोल रहा है। एकार्ट बोलते हैं कि 10 साल नहीं चाहिए ईगो से फ्री होने के लिए, एनलाइटन होने के लिए। इस समय अपने थॉट्स और इमोशन से अवेयर होते जाओ, मोमेंट बाय मोमेंट। ये एक, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको, यू हैव टू जस्ट बी, राइट। थिंकिंग से अवेयरनेस में शिफ्ट होता है एक इंटेलिजेंस फार ग्रेटर देन ईगोस क्लेवरनेस। देखो, ईगो क्या है, क्लेवर है, बट क्लेवरनेस किसी काम की नहीं है, वो थोड़ा हेल्प करेगी, ठीक है। इसलिए देखना, ये जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, वो बहुत आगे तक नहीं जा पाते, ठीक है। वो एक लेवल तक उनका हेल्प करता है, बट मेन मेन कहाँ काम आता है, जब आप, दैट इंटेलिजेंस फ्लोज थ्रू यू, जब आप प्रेजेंट होते हो ना, हर काम करते हो ना, उसमें पीपल कैन सेंस, like a nurse who's taking care of a patient fully present, आप सेंस कर सकते हो उसका लव, उसका प्यार, आप सेंस कर सकते हो उस जगह पे, उस स्पेस में, एंड दैट इज हाउ प्रेजेंस वर्क्स। ओके, देन जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड, बहुत अच्छा सेक्शन है, लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है ये, लास्ट नहीं, आई थिंक थर्ड लास्ट है, बट क्विकली वी विल टेक इट। ओके, वर्क, काम में कुछ लोग होते हैं जो बहुत, विद एंड विदाउट वो, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने काम में, स्पेशली आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये जो क्रिएटिव लोग रहते हैं ना, बहुत ही बढ़िया रहते हैं अपने काम में, एंड एक्चुअली दे आर फुल्ली प्रेजेंट इन व्हाट दे डू, ठीक है। उनके लिए उनका काम ही उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है, उनको कोई मेडिटेशन अलग से करना नहीं है, वो अपने काम को ही, पूरा पूरा टाइम वो अपने काम को ही इतना ध्यान बना लेते हैं, उनके काम में पूरा पूरा ध्यान रहता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, काम में तो वो पूरा अवेयरनेस के साथ करते हैं, पूरी प्रेजेंस के साथ करते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। दूसरे लाइफ के दूसरे एरियाज में दे बिकम अनकॉन्शियस। इसलिए आप देखोगे कई लोग, ये जो बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं ना, दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, पेंटिंग्स बना रहे हैं बहुत बड़ी, लेकिन पर्सनल लेवल पे देखोगे, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, बच्चों के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, उनकी लाइफ में उन्होंने एक एरिया में बहुत अच्छा अपना प्रेजेंस डिस्प्ले किया, बट बाकी सारे एरियाज में दे बिकम अल्कोहलिक, पूरा अल्कोहल कर प्रोन हो जाते हैं। प्राइवेट लाइफ में वो लोग प्रेजेंस मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। एंड देन रिवर्स ऑल्सो, कुछ लोग वर्क में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहते, कंप्लेन करते रहते हैं, रिजेंटमेंट करते रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ दे आर कंप्लीटली प्रेजेंट, ठीक है। ओके, बट हाँ, जो लोग अपने वर्क में पूरा तरह प्रेजेंट रहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, फार बियॉन्ड द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। उनके प्रेजेंस में आके जो हैवी ईगो वाले लोग भी ना अपना प्रेजेंस छोड़ देते हैं, सॉरी, अपना ईगो छोड़ देते हैं, दे जस्ट अनवाइंड,
थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उनका प्रेजेंस ही इतना स्ट्रांग रहता है। और देखना, अगर आपका ईगो बहुत स्ट्रांग है तो आपको लोग भी वैसे मिलेंगे आपके सामने जिनका ईगो बहुत स्ट्रांग रहेगा, एंड देन देयर विल बी फाइट्स। फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को ऐसे लोग क्यों मिलते हैं कि जो झगड़ने वाले लोग, अरे वो झगड़ने वाले जो जो दैट ईगो पैटर्न्स आपके अंदर ही हैं, वो सामने वाला सिर्फ आपके वो ईगो पैटर्न्स को एक्टिवेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है। ठीक है? अच्छा, ईगो, अच्छा देन अपने वर्क में अगर आप आप प्रेजेंस नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो ईगो क्या, अगर आपका ईगो स्ट्रांग रहेगा वर्क में तो आप हर चीज करोगे, छोटी से छोटी चीज, तो ये देखो कि मुझे रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, मेरे को पावर कैसे मिलेगा, इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। पॉलिटिक्स करने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, रिजेंटमेंट में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये अब देखो ना, कंपनीज में अप्रेजल साइकिल के टाइम पे कितनी नेगेटिविटी रहती है, पूरी गॉसिपिंग चलती रहती है, या ऑल दीज थिंग्स, वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस चलते रहते, और उनका मेन अटेंशन होता है प्रॉफिट या पावर। वर्क उनके लिए एक मीन्स टू एन एंड बन के रहता है। और जब वेन इसको ध्यान से सुनना, अगर वर्क आपके लिए एक मीन्स टू एंड है, सिर्फ वर्क एक जरिया है किसी और चीज को प्राप्त करने का, तो आपके वर्क में कभी भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। आप सिर्फ वर्क इसलिए करते हो कि आपको इतना इंक्रीमेंट मिले, इतना पैसा मिले, या ये प्रमोशन मिले, तो वर्क में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अगर आप वर्क को उस काम को ही करते हो फुल्ली आप अटेंशन में, आप देखना आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देखो, ट्राई करके देखो, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजों से कोई यूज नहीं है। आप देखो, लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। और जब ऐसे लोग जिनका ईगो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो अपने दे अनहेल्पफुल लोग मिलते हैं, अनकोऑपरेटिव या सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, तो पूरी तरह से वो अपने आप को उस सिचुएशन से, दे डू नॉट मेक देमसेल्व्स वन विद द सिचुएशन, एंड उनके अंदर जो मी है वो पर्सनली ऑफेंड हो जाता है। बहुत सारी एनर्जी जाती है इन प्रोटेस्ट, इन एंगर, इन सॉल्विंग द सिचुएशन। देखो ये सारे ना, दिस इज ऑल अ लर्निंग कर्व। I have gone through this learning curve in my 15-year career in corporate. Many of you maybe who are listening, they are also going through that learning curve. तो अब बस यही लर्निंग कर्व है अपना, कि अपने को इन सब सिचुएशन में अपने को ग्रो करना है। इलनेस, ईगो इन इलनेस, इसमें भी एकार्ट बोलते हैं कि एक इलनेस, बीमारी आती है ना, तो दो चीजें कर सकती है, या तो ईगो को वीक कर सकती है। आपने देखा, अगर देखा होगा तो कई लोग बहुत हैवी ईगो, बहुत हैवी ईगोइक पैटर्न्स वाले लोग अब एक इलनेस के फेस से निकल के ना जेंटल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। दैट मीन्स उनका ईगो टूट जाता है वो फेस देख के। और कुछ लोग होते हैं, उनका ईगो एक्चुअली और स्ट्रेंथन हो जाता है, सेल्फ पिटी, बिटरनेस, कंप्लेनिंग और ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगेन वो एक चॉइस है, आप अपने ईगो को और स्ट्रांग भी कर सकते हो, या अपने ईगो को जाने भी दे सकते हो। अच्छा, और एकार्ट बोलते हैं जिनका इलनेस में ईगो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, जो अपनी कंप्लेनिंग और ये सब पैटर्न्स में और ज्यादा अटकते हैं, उनको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज जो एनर्जी हीलिंग में जानी चाहिए वो इस समय यूज होती है कंप्लेनिंग और सेल्फ पिटी में। बट देन एट द एंड ऑफ द डे वो हर एक की चॉइस है। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव ईगो, इस पे बहुत अच्छा एक करना है। चलो आप बोलते हो मेरा पर्सनल अपनी ईगो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं लोग, पर्सनल ईगो ज्यादा नहीं रख के भी उनका कलेक्टिव से जोड़ लेते हैं। इसलिए ये देखो आप, ये जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ठीक है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स की ना बहुत बड़ी टीम, मतलब क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। और वो क्या करते हैं कि उनके गुरु के खिलाफ कुछ बोल दिया तो अटैक करेंगे दूसरे को, सो दिस इज ऑल दे हैव मेड दैट गुरु पार्ट ऑफ देयर ईगो। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि वो स्पिरिचुअल पथ पे आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक्चुअली उन्होंने, ईगो इतना क्लेवर है ना, ईगो इतना क्लेवर है, वो आपको इधर नहीं तो उधर अटका देगा। तो उन्होंने ना अपने गुरु को अपना ईगो बना लिया। ठीक है, फिर कुछ लोग क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कोई पॉलिटिकल लीडर को अपना ईगो बना लेते हैं, या नेशन, इवन नेशनल देशभक्ति वो भी ईगो का पार्ट बन जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, कोई क्लब, कोई गैंग, कोई फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम, जो भी, उससे आइडेंटिफाई कर लिया। तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज होती है, कुछ लोग जैसे अभी कोई पर्टिकुलर संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो अपना ना पर्सनल ईगो पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज वो एक कॉज के लिए लग जाते हैं। वो चीज में बहुत अच्छा है कि वो एक कलेक्टिव कॉज के लिए लग गए, तो उनका पर्सनल ईगो डिसॉल्व हो गया।
बट जनरली क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जुड़ गए, जैसे राइट विंग पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, या किसी एक कास्ट सिस्टम से जुड़ गए, एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ गए, तो धर्म को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, तो फिर वो वही चीज है, आप वहां अटक जाते हो। और ईगो को क्या चाहिए, ईगो को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। तो आप एक तो इंडिविजुअल लेवल पे आप जब ईगो से आइडेंटिफाई होते हो, तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे एनिमी बनाते हो, बिकॉज ईगो को एनिमी चाहिए सामने। या फिर कलेक्टिव लेवल पे आप करते हो, तो कलेक्टिव लेवल पे आप एनिमी बनाते हो। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ, वो हो गया, दैट इवेंट हैज डन ओवर। लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, मुस्लिम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, और झगड़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये दो कलेक्टिव आइडेंटिटीज फाइट कर रही हैं, और लोग उस कलेक्टिव आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, और फिर वो उनका आइडेंटिटी बन जाता है। हमको करना नहीं है कुछ, हमको सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है कि मैं किस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। बिकॉज जिस चीज से आप जुड़ोगे ना, एक टाइम पे वही चीज आपको पेन देगी। इसलिए कई लोग होते हैं, जैसे सब किसी पर्टिकुलर गुरु के अंडर जुड़ गए, बाद में उनको समझ में आता है ये तो सब बकवास था, ये सब तो एक फ्रॉड था, और वो उस गुरु को छोड़ के वो क्या करते हैं, एक दूसरे बिलीफ सिस्टम या दूसरे गुरु में जुड़ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, ईगो बहुत क्लेवर है, उसको कोई एक हुक चाहिए, तो वो दूसरी जगह जुड़ गई, ठीक है, इसी तरह चलता रहता है खेल। अच्छा, एंड देन कलेक्टिव ईगो ज्यादा अनकॉन्शियस होती है एक इंडिविजुअल ईगो से। इसलिए एकार्ट जैसे बोल रहे हैं कि क्राउड्स, कई बार क्राउड भीड़ ऐसे ऐसे काम कर देती है, ऐसे ऐसे एट्रोसिटीज कर देती है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर पाता, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता ऐसी एट्रोसिटीज, बिकॉज वो भीड़ की एनर्जी, अनकॉन्शियस एनर्जी, मच मोर देन अ इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस। एंड दिस इज हाउ नेशंस फाइट, ठीक है, दो नेशंस इस तरह से ही झगड़ते हैं, और हमको सब बहुत नॉर्मल लॉजिकल लगता है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, ये फाइट जो लेवल पे जो हो गया पॉलिटिक्स वो खत्म, लेकिन लोगों में वो चीज है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे एक नफरत, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई होके रह गए। ओके, सो दिस इज ओवर, ये चैप्टर 4 ओवर हो गया है। आई होप दिस वाज यूजफुल। नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन। चैप्टर 5 हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द पेन बॉडी। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं ये चैप्टर्स, आगे जाके और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, सो आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। आई विल जस्ट पिक अप सम सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी को भी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कैन टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू, आई एम जस्ट डूइंग माय स्मॉल वर्क, थैंक यू सो मच। नमस्ते सौम्या जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ओके, नमस्ते किम किचन ब्यूटी एंड व्लॉग्स, नमस्ते। Okay, Amarjit ji, if someone blames you and ruins the image of yours in front of others, then feel bad. Then feeling bad, is this ego? See, important thing यहाँ पे यही है कि yes, anger will come, you will feel bad. कोई अगर आपके image को destroy करता है, तो अब ये important चीज is just to recognize कि मेरे अंदर इस समय क्या feelings आ रही है, ठीक है? One thing is that मैं I would totally lose myself in all these feelings of कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में है, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज हो गई। अब मुझे आगे बढ़ना है, आई बिकम वन विद दिस मोमेंट। अच्छा चलो, कोई मुझे गाली देता है, ठीक है, एट दिस मोमेंट उसने मुझे गाली दी, ही स्पोक सर्टेन वर्ड, एंड यस, जितना ज्यादा मैं ईगो आइडेंटिफाइड रहूंगा ना, उतना ज्यादा ये चीज मुझे हिट करेगी। हाँ, तो ठीक है, हिट किया, अब आपको क्या करना है, या तो आप इसी में घूम के रह सकते हो कि उसने मेरे इमेज क्यों खराब किया, या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि मेरे अंदर इस समय ये फीलिंग्स आ रहे हैं। जितना आप अपने अंदर रिकॉग्नाइज करते रहोगे, उतना आप इस चीज से बाहर आ जाओगे, वरना इस चीज में अटके रहोगे। वो what happens is there is some negative energy build up that is there consciously। अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया विद द एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस, विद द एनर्जी ऑफ माइंडफुल ब्रीथिंग, ये वापस से आपके जाके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा। फिर ये वापस 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद वापस निकल के आएगा किसी और फॉर्म में, एंगर के रूप में। तब आपको लगेगा कि ये एंगर मेरे अंदर क्यों आ रहा है, बट ये दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट थिंग जो नीचे गया है। इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, उसको प्रोसेस करना सीखना है हमको थ्रू माइंडफुलनेस, ठीक है, बाय जनरेटिंग द एनर्जी ऑफ माइंडफुलनेस, बाय रिकॉग्नाइजिंग कि इस वक्त मेरे अंदर ये चीजें हो रही है। वो नहीं करेंगे तो
फिर वो हम उसी उसी फ्रेम में रहेंगे। हमको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे लेके जाना है। तो ये जो सारे ट्रिगर्स है ना, ये सारे ट्रिगर्स एक्चुअली हमारी ग्रोथ के लिए ही है। तो अगर सपोज कोई मुझे कुछ बोलता है, ठीक है, कोई मेरे को रूडली बोलता है, मुझे भी आ, आ, गुस्सा आ जाता है। आई थिंक मैं ये अपने लास्ट कॉल में कल मैं बात कर रहा था, तो मैं यही शेयर कर रहा था कि अगर मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है, मैं भी भड़क जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये सीखना है कि अभिनव, तुमको अभी अपने अंदर और जाना है, अपने दिल को इतना बड़ा करना है कि उसके इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इट्स लाइक मैं थिक नट हान का बुक पढ़ रहा था, उन्होंने जो एक बुक लिखा है हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग, कि एक छोटी सी ग्लास है, एक छोटी सी ग्लास में आप खूब सारा सॉल्ट, नमक डाल दो, तो क्या होगा, पानी खारा हो जाएगा। और एक रिवर है, रिवर में आप उतना ही नमक रिवर में डाल दो, रिवर कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ हमको अपना हार्ट बड़ा करना है, सो दैट इज लाइक द टेस्ट फॉर अस। बट ये भी एक अवेयरनेस है, उसके लिए भी एक अवेयरनेस लेवल चाहिए, ठीक है, ये चीज समझने के लिए। तो बस अपनी अवेयरनेस उस तरह से बढ़ाते जाओ, अपना मेडिटेशन करके, माइंडफुलनेस रख के, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स इन सम वे। ओके, शुचिता जी, आपका क्वेश्चन है, विद अवर लिमिटेड नॉलेज और कॉन्शियसनेस समटाइम्स आई फील आई एम नॉट एबल टू फॉलो दीज टीचिंग्स। एब्सोल्युटली, देखो, कौन ये, किसको लग रहा है कि ये टीचिंग्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो? अगर मैं इस टाइम पे पूरी तरह से प्रेजेंट हूं, जो कि यही मोमेंट है, that time this question will not arise. So whenever the questions arise कि भाई मैं नहीं इन टीचिंग्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज करो उस चीज को कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रहे हैं। अब सेल्फ पिटी के फीलिंग्स या सेल्फ डाउट की फीलिंग्स, सिर्फ बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम ईगो, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर ईगो माइंड कॉम्प्लेक्स, सिर्फ उसको, उस फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना है कि इस वक्त मेरे अंदर ये आ रहा है, और कुछ नहीं करना। यही आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। MK, what changes come after seeing repeated numbers as you too saw repeated numbers? MK, देखो हमको थोड़ा सा ना इस टॉपिक पे फोकस करना है। स्टिल आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है लाइफ में, कोई ऐसा नहीं है कोई धन की वर्षा हो रही है या लाइफ में कोई बहुत चेंज हो गया है, नहीं। ओनली थिंग इज कि रिपीटेड नंबर्स मैं वापस क्लियर करता हूँ, दे जस्ट शो कि आपका जो सोल मिशन है, आप उसकी तरफ सही से बढ़ रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। Basically these high vibrational beings are trying to tell you that you are going on the right path। जो आपका इस लाइफ का सोल मिशन है, उस पर आप आगे बढ़ रहे हो, तो बढ़ते रहो, दे आर इनकरेजिंग यू। उससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, ज्यादा इन रिपीटेड नंबर्स में अटकना नहीं है। बस you can just feel gratitude if you are seeing repeated numbers। important thing is to do the work। जिस चीज के लिए आप इस दुनिया में, जो आपका सोल पर्पस है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ। और बेसिकली द मास्टर्स एंड गाइड्स आर टेलिंग यू कि आप सही जा रहे हो, तो जस्ट फील ग्रेटिट्यूड। ओके, ओके, व्हाट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सफरिंग? वेरी गुड क्वेश्चन सुचिता जी, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैं चाहता हूँ और लोग भी ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। सो मोर एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज हमारा जो सो दिस इज द ग्रुप। मैं एक मिनट, आई एम जस्ट गिविंग द लिंक टू दैट ग्रुप। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर कोई उस ग्रुप में नहीं है तो आप ये ग्रुप में ऐड कर सकते हो, मैंने लिंक दिया है। कहाँ गया? यस, यस, दिस इज द ग्रुप। अगर आपको ग्रुप में ऐड करना है तो आप अपने आप को ऐड कर लो। उस पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक हमारा बुक रीडिंग का हम लोग न्यू अर्थ के लिए हमने किया है, तो यू कैन ऐड योरसेल्फ टू दैट ग्रुप। ओके, देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सुचिता जी, आप सोच रहे होगे कि मैं आपके क्वेश्चन को भूल गया हूँ। ओके, व्हाट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सफरिंग एग्जैक्टली? देखो, सफरिंग है, अनकॉन्शियसली सफरिंग मतलब कैसे, मैं अपने माइंड में रह के मैं सफर कर रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये भी पता नहीं कि मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आज मैं 40 ईयर्स का हूँ, तो पता नहीं शुरू के शायद 30 साल तो मैंने इसी तरह निकाले, 30-35 साल इसी तरह निकाले, जब तक मेरा अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुआ तब से। तो अनकॉन्शियसली सफर करते रोते 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 रोते। कॉन्शियस सफरिंग मीन्स कि मैं जब सफर कर रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे जस्ट मेरे अंदर एक रिकॉग्निशन आ जाता है कि इस समय मैं सफर कर रहा हूँ, इस समय मेरे अंदर ये पेन है, इस समय मेरे अंदर ये चीज निकल रही है, इस समय मेरा दर्द निकल रहा है, सिर्फ उसको कॉन्शियसली। तो जब मैं कॉन्शियस सफरिंग इज, मैं पीछे एक एक विटनेस की तरह, एक साक्षी भाव से अपनी सफरिंग को देख रहा हूँ। तो जब मैं वो सफरिंग को देख रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, विच इज अगेन आई विल से द माइंडफुलनेस की एनर्जी मेरे अंदर एक्टिवेट होती है। ये तब होगी
जब आप थोड़ा माइंडफुलनेस समझोगे, सीखोगे, माइंडफुल ब्रीथिंग क्या है, वो सब चीजें उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी वेट करो, 1-2 हफ्ते के अंदर मैं बहुत सारे माइंडफुलनेस पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। 1-2 हफ्ते नहीं, अभी आगे कुछ महीनों में। तो आप पहले समझ लो, अलग अलग एंकर सेट कर सकते हो आप अपने। माइंडफुल ब्रीथिंग हो सकता है, माइंडफुल कोई फ्रेज हो सकता है, लव, पीस, ठीक है, या होपोनोपोनो प्रेयर हो सकता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक, एंकर सेट करो। जैसे ही नेगेटिव आए, उस अपने को अपने बॉडी में लेके आओ या ब्रीथिंग में लेके आओ, एंड कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर ये सफरिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस सफरिंग। कॉन्शियस सफरिंग विल हेल्प डिसॉल्व द पेन, इमोशनल पेन। अनकॉन्शियस सफरिंग विल not dissolve the pain, the suffering will continue, वो दब जाएगी, फिर वो वापस आएगी। I hope this answers in some way. अच्छा, श्रीजनी मानता, थैंक्स श्रीजनी जी फॉर ज्वाइनिंग। क्या ओकल्ट से एक इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है? तांत्रिक पाथ तो इनलाइटनमेंट क्या है? सॉरी, आई एम नॉट क्लियर श्रीजनी जी ऑन योर क्वेश्चन। ओकल्ट से इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है? सी, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, मैं तांत्रिक पाथ पे आई एम नॉट क्लियर, आई डोंट प्रैक्टिस तंत्र एंड ऑल, सो आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दैट। सो व्हाट आई कैन जस्ट से कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप बोल रहे हो, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बेसिकली का पर्पस सिर्फ ये है, जितना मेरा मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस ये है, कि आपके माइंड के पैटर्न्स को थोड़ा मेलो डाउन कर देता है, एक थोड़ा डिसिप्लिन डाल देता है। वो अल्टीमेटली ज्यादा आपका जो लर्निंग जो होता है ना, वो मेरा लर्निंग तो मेरे सफरिंग से हुआ है, मेरे जो डिफिकल्टीज से हुआ है, जो शॉक्स लगे, जो झटके लगे लाइफ में, उससे हुआ है। बट आपके माइंड को थोड़ा मेलो डाउन कर देता है, थोड़ा पीसफुल बना देता है, थोड़ा लविंग बना देता है आपको, तो एक डिसिप्लिन आपको डाल देता है, एंड दैट रियली हेल्प्स। बट रियल ग्रोथ, तो वो जो जब झटके लगे लगे, तो मेरा रियल ग्रोथ तो वहीं पे हुआ है। सो आई एम नॉट सेइंग हर एक का वही एक्सपीरियंस रहेगा। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। प्लाक्षा प्लाक्षा भार्गवा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिंदी में समझाने के लिए। यस, हिंदी मुझे भी ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ती है, सो आई ऑल्सो एंजॉय हिंदी। ओके, बित्रा जी, अनुराग जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अप्रिशिएट योर कमिटमेंट। सुषमा जी नमस्ते, वेरी हैप्पी टू सी यू। गंगा बिश जी नमस्ते, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ट्विन फ्लेम पे प्लक्षा जी, सर ट्विन फ्लेम पे बताइए, या एक आर वीडियो में पे। ट्विन फ्लेम पे मैंने देखो अपना एक वीडियो बनाया है। मैं ट्विन फ्लेम एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बड़े बड़े एनर्जी रीडर्स बैठे हैं, तो दे आर मच मोर क्वालिफाइड देन मी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। मैंने अपना एक बहुत क्लियर व्यू दिया है, जिसको कुछ लोग समझ पाए हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप वो मेरा वीडियो देख लो ट्विन फ्लेम्स पे। तो मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है ट्विन फ्लेम्स पे वीडियो बनाने का, बट अगर कोई मेरे को इंस्पिरेशन आया शेयर करने का, तो मैं करूंगा। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ट्विन फ्लेम को बाहर मत ढूंढो, ठीक है, बाहर जो होना है होने दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बाहर होना है होने दो, अपने पे काम करते रहो। ट्विन फ्लेम जब सही होगा आएगा, जब सही होगा जाएगा आपकी लाइफ से। आपको सिर्फ देर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो वो देता है, बट आपको अपना फोकस अपने अंदर रखना है। दैट वाज माय ओनली पॉइंट। अनुराधा जी, सर कुछ इंसिडेंट कार्मिक होते हैं, तो क्यों रिकॉग्नाइज करके उसे भी ठीक, तो आई थिंक यू मीन क्या रिकॉग्नाइज करके उसे भी ठीक कर सकते हैं? देखो, कर्मा इज important thing to understand is that this is what is karmic energy which is lodged, जो आपके सबकॉन्शियस में है, वो ऊपर आ रही है क्लियर होने के लिए। बेसिकली वो एनर्जी ट्राई कर रही है क्लियर होने के लिए। तो आप जितना उसको रिकॉग्नाइज करोगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे। हम इस लाइफ में क्यों बर्थ लिया है? संचित जितने हमारे संचित कर्म हैं, और कुछ उसका एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म है जो हम क्लियर कर रहे हैं। तो कर्म क्लियर करने के लिए ये बर्थ लिया है। तो सबसे बेस्ट वे, अगर आपको कर्म क्लियर करना है, तो अवेयरनेस में आ जाओ पूरी तरह से। जितना अवेयरनेस में आओगे, उतना कर्म क्लियर होंगे, और वही तो करना है इस लाइफ में आके। और देखो, एक चीज समझ लो, जितना आप अपना अपना डेप्थ, अपना और ज्यादा डीप जाते जाओगे ना, उतना यूनिवर्स इतना लविंग है ना, वो आपको और ज्यादा स्ट्रगल और चैलेंज देगा। बिकॉज वो बोलेगा, अभिनव उस लेवल पे अब जा गया है, अभिनव को ये नया चैलेंज देना चाहिए।
इस लाइफ पे अभिनव ये भी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है। एंड अभिनव सोचेगा कि अरे यार मेरे को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, ये तो स्पिरिचुअलिटी में आके तो मैं फंस गया। नहीं, उसका बड़ा पर्पस है, आप अपना उतना कर्मा क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर फास्टेस्ट वे में कर्मा क्लियर करना है तो होश में आ जाओ, हर मोमेंट होश में रहना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो, अपना डीप जाओ मेडिटेशन में। दैट इज द बेस्ट वे टू क्लियर कर्मा। आई होप इट गिव्स अ पर्सपेक्टिव। हाँ अमरजीत जी, एग्जैक्टली फॉरगिव करना है, बिल्कुल फॉरगिव करो, ठीक है, लेट गो करो, ठीक है, जो आपको लगे। अल्टीमेट थिंग इज सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। इस सफरिंग में भी आप अपने आप को प्यार कर सकते हो क्या? एक मैं अगर प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मेरे अंदर सब पूरा टाइम मेरे अंदर यही चल रहा है कि अरे ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं ही कुछ ऐसा करता हूँ जिससे ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। ये सब है हमारे अपने प्रति जजमेंट रखना। तो कितने लाइफ टाइम्स में जजमेंट रखते रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि ओके दिस फीलिंग इज कमिंग, मैं उस फीलिंग को पूरी तरह एम्ब्रेस करूंगा। आई लव माई सेल्फ की अभिनव, जो भी प्रॉब्लम तू देख रहा है ना, तू यू आर गिविंग योर 100%, तू अपना बेस्ट कर रहा है, ठंड रख, पेशेंस रख, ये टाइम भी चला जाएगा, सब कुछ इम्परमानेंट है। यही तो अपने टीचिंग जो बुद्धा सब बड़े बड़े मास्टर्स टीचिंग देके गए, उसमें अपने आप को झोंक दो, है, बार बार रिमाइंड करो ये टीचिंग्स कि सब इम्परमानेंट है, सब आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। बस यही करना है, फॉरगिव करते रहो। हो पोनो पोनो जैसे है, वो पोनो पोनो करो, फॉरगिव करो खुद को कि जो भी मैंने किया, बिकॉज ऑफ विच आई एम इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, बिकॉज ऑफ विच आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दूसरे को फॉरगिव नहीं करना। देखो अपनी औकात ही नहीं है दूसरे को फॉरगिव करने की। किसी को फॉरगिव करने की औकात ना डिवाइन, जो डिवाइन है जिसने हमको क्रिएट किया वो फॉरगिव कर सकता है, वो क्लियर कर सकता है। हमारा सिर्फ प्रेयर करना है उस डिवाइन को कि वॉट मैंने कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है, ओके ओके ओके। साक्षी जी वेलकम। हाउ टू क्योर चीटिंग, चीटिंग रिलेशनशिप प्लीज रिप्लाई। देखो चीटिंग, अच्छा ये सब थोड़ा सा हम इस सेशन से बाहर जा रहे हैं, डाइग्रेस कर रहे हैं टॉपिक में, बट स्टिल आई विल रिप्लाई। चीटिंग में देखो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कार्मिक लेसन है, आपके लिए कोई ऐसा लेसन है कि देखो इसमें कहीं तो कार्मिक बैलेंसिंग का एक एंगल आ सकता है कि अगर आपने किसी पास्ट लाइफ में चीट किया किसी को, तो आप अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हो इस लाइफ में। इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, अगेन रिकॉग्नाइज करो, खुद को फॉरगिव करो, दूसरों से रिवेंज मत रखो, दूसरे के अगेंस्ट एंगर मत रखो, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करो। ये जो डिफिकल्ट चीजें निकल के आ रही है ना, अपने अंदर जो डिफिकल्टी निकल के आ रही है, जो पेन निकल के आ रहा है, ये पेन ही एक्चुअली आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो अपने अपने हीलिंग पे काम करो। ठीक है, अपनी इन सब फीलिंग्स को एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट करो, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसको उसको हील करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेस कर देते हैं, एंगर और रिवेंज में अटक जाते हैं। वो नहीं करना। अगर आपको क्योर, यू सेड क्योर कैसे करना है, वो फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करो, माइंडफुल रहो, उनको एम्ब्रेस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर एंड मोर। जो हो गया हो गया। इस समय आप पूरे कंट्रोल में, इस मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो चीटिंग इंसिडेंट हुआ हुआ, इस मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मोमेंट में जितना ज्यादा रहोगे आप उसको क्योर करोगे। जो आता है ऊपर आने दो, सिर्फ उसको एम्ब्रेस करो। सो ओके, आई होप दैट हेल्प्स इन सम वे। श्रीजनी महंता, ओके, क्या अवेकनिंग सोल पर्पस है हमारे लाइफ का? देखो इसमें व्यू इज दैट एक्चुअली हमारा कोई पर्पस है ही नहीं। बेसिकली वी आर एक्चुअली फुलफिलिंग, एकॉर्ड क्या बोलते हैं कि वी आर फुलफिलिंग बाय एक्सिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट, वी आर फुलफिलिंग द डिवाइन पर्पस। ठीक है, डिवाइन का जो पर्पस है, डिवाइन ने हमको क्यों भेजा है, टू गेट ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली रियलाइज, पूरी तरह रियलाइज करना कि मैं उसी डिवाइन का पार्ट हूँ। ठीक है, तो मैं इस प्लैनेट पे आके मैं हूं इस वक्त, मैं अपना पर्पस सर्व कर रहा हूं सिर्फ होने से। ठीक है, सो मेरे होने से डिवाइन अपना पर्पस सर्व कर रहा है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ना हॉलो फ्लूट, ठीक है, जैसे कृष्ण की बांसुरी है, अगर वो बांसुरी में कचरा भरा पड़ा है ना, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण बांसुरी नहीं बजा पाएंगे, म्यूजिक नहीं निकल पाएगा। मुझे सिर्फ अपने आप को हॉलो एंड एम्प्टी करना है, ताकि कृष्ण की बांसुरी मेरे से, कृष्ण बांसुरी बजा सके, मतलब डिवाइन मेरे थ्रू अपना काम कर सके। अल्टीमेटली क्या है, मैं जब तक मेरे खुद के पैटर्न्स में अटका रहूंगा तो व्हाट विल हैपन इज कि मैं मेरे माइंड के पैटर्न्स में ही अपना लाइफ, डिवाइन मेरे थ्रू काम नहीं कर पाया।
मेरे को इस लाइफ में क्या करना है, मेरे को अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को हील करना है, इन सब पैटर्न से रिकॉग्नाइज करते जाओ, उन पैटर्न्स को क्लियर करते जाओ, सो दैट देन डिवाइन की इंस्पिरेशन मेरे थ्रू फ्लो होगी। देन मेरा जो सोल पर्पस है उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को गाइडेंस मिलेगी, मुझे रियली क्या करना है। इसलिए मैंने लाइफ पर्पस का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि आपको अपना लाइफ पर्पस बताया जाएगा, लेकिन पहले आपको उतना क्लीन होना है अंदर से, ठीक है। तो वो सब प्रोसेस है, आप कोई भी चीज को जल्दी नहीं कर सकते, हर चीज का अपना टाइम आता है, समय आता है। तो हम जब माइंडफुल होते हैं, हम जब अवेकन होते हैं, तो एक्चुअली हम डिवाइन का पर्पस सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और हर कोई अवेकन हो रहा है, सिर्फ हम जो ये स्पिरिचुअल चीजें डिस्कस करें हम नहीं, हर कोई अपनी अवेकनिंग जर्नी में है, ठीक है। हर कोई अल्टीमेटली एवरीवन इज गोइंग टू मर्ज इन द डिवाइन, डिवाइन से क्रिएट हुआ, डिवाइन में मर्ज करना है, तो हर कोई अपनी जर्नी पे है। एंड कोई कॉन्शियसली जर्नी पे पढ़ रहा है, अवेकनिंग जर्नी पढ़ रहा है, कोई अनकॉन्शियसली अवेकनिंग जर्नी पढ़ रहा है, और हर कोई अवेकनिंग कर रहे हैं अपनी। सौम्या जी वेलकम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अनकॉन्शियसली ऑटो पायलट मोड में गुड एंड बैड कर्म परफॉर्म होते हैं, उसका कर्मफल भी हम माइंडफुलनेस से एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखो, अनकॉन्शियसली हमें अपने लिए और कर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं माइंडफुल होता हूँ, मैं वो सारे कर्मों को क्लियर करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो आई एम क्लियरिंग माई पास्ट कर्मा, बट इम्पोर्टेंटली आई एम नॉट क्रिएटिंग फ्रेश कर्मा। जो चीज मैं अवेयरनेस से करता हूँ, मैं उसमें नया कर्म नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। कर्म कहाँ क्रिएट होता है, जब मैं अनकॉन्शियस पैटर्न्स में फंस के कोई चीज करता हूँ। तो हमारा वही प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, हम इस लाइफ में आए हैं अपने कर्म को खत्म करने के लिए। तो अगर सपोज 100 कर्म है, तो 5 तो खत्म कर लिए, लेकिन 10 नए कर्म बढ़ा लिए। तो इसी तरह लाइफ आफ्टर लाइफ टाइम चलता रहता है साइकिल। अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो, मे बी शायद ये वीडियो देख रहे हो, ये हम माइंडफुलनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इज, जो बुद्ध का, ये सारा नॉलेज बुद्ध का है, भगवान बुद्ध ने क्या बोला था, कोई गॉड को वर्शिप नहीं करना, कुछ नहीं। मैं, उनकी पूरी टीचिंग एक चीज पे थी, सफरिंग से बाहर आना है, कर्म से बाहर आना है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, अवेयरनेस जो आप बोलो उसको प्रैक्टिस करके इस कर्म से अपना बाहर बाहर आना है, नए कर्म क्रिएट नहीं करने अपने लिए। हाँ, बट अगर नए कर्म न क्रिएट करने का जो टेंशन अगर आपके अंदर है, या फियर है, तो वो एक और आप ईगोइक पैटर्न बन जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। अनुराधा जी, आपका क्वेश्चन है, सर हम कई बार पुरानी गलतियों की सफरिंग में रह जाते हैं, तो क्या ये माइंड गेम है? एब्सोल्युटली, जितना आप पुरानी चीजों में अटके रहोगे, तो वो सफरिंग, बट फिर देखो कि आप वो सफरिंग में आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है, जैसे हमने अभी इस वीडियो में बात किया, क्या आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है उस सफरिंग में? कहीं ना कहीं ईगो को सफरिंग चाहिए, उसको मजा आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करो कि इस समय मेरी ईगो को मजा, वरना क्यों आप सफरिंग में अटके रहोगे? कहीं ना कहीं आपकी ईगो को, किसी पार्ट को ये मजा आ रहा है, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी मिल रही है उसमें, तो सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, अमरजीत जी थैंक यू, थैंक यू। सृजनी जी थैंक यू सो मच। ओके, बाहर हलचल हो अंदर न हो, बहुत ब्रिलियंट, वेरी नाइस, वेरी राइट, वेरी राइट। उसको जस्ट ऑब्जर्व करते रहना अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अंदर न हो ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अंदर भी अगर चल रहा है दैट्स फाइन, पर उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना कि अच्छा अंदर, मेरे अंदर ये चल रहा है। श्रीजनी जी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लक्षा जी, गॉड ब्लेस यू टू प्लक्षा जी, और आप सबको, ठीक है, थैंक यू सो मच। whenever we are getting good or bad cause of karma, absolutely। देखो, कुछ तो कर्मा से भी है, और कुछ हमारे खुद की एनर्जी अगर हम डाउन रखते हैं बाय रॉन्ग कंजम्पशन, रॉन्ग ईटिंग, तो हम इस लाइफ में भी अपने लिए, जितना मेरा वाइब्रेशन लेस होगा, तो मुझे सामने वैसे ही लोग मिलेंगे। तो कुछ चीजें तो कार्मिक रहती है, जो कार्मिक पैटर्न्स मुझे क्लियर करने, और कुछ चीजें अगर मैं अपने इस लाइफ में अपना हाइजीन बराबर नहीं रखता हूँ, अपना अपने हैबिट्स क्लियर नहीं रखता हूँ, रॉन्गफुल कंडक्ट में घुस जाता हूँ, तो मैं अपने लिए इस लाइफ से में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ। हर कोई मेरे पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। MK ji, I've already answered your question on repeating numbers. I've already answered. Okay, you can watch the recording. Okay, ठीक है। ये थोड़ा अभी लंबा हो गया सेशन, तो अभी हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सबको। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे, दैट विल बी रूल प्लेइंग, नो सॉरी, नॉट
role playing. That chapter's name I just forgot. Pain body, बहुत ही important chapter है, miss मत कीजिए, chapter 5. Thank you so much सौम्य जी, thank you so much. I am so lucky to have company of all like minded people like you. आप लोग ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इसके लिए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ. थैंक्स. अब मैं क्लोज करता हूँ ये सेशन. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. Just closing this session now.